नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे कल की क्लास में, और आज हम भारत के संविधान की जो बची हुई है विशेषता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की अपनी पहली विशेषता जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो क्या कौन सी चर्चा है दोस्तों? एकात्मक एकात्मक विशेषताओं की ओर झुकाव। एकात्मक विशेषताओं की ओर किसका झुकाव है दोस्तों? भारतीय संविधान का झुकाव है। एकात्मक विशेषता है क्या दोस्तों? अब देखो, एकात्मक विशेषता किसे कहते हैं? देखो, एक तो संघीय विशेषता, माना कि यह संघीय विशेषता है। यह क्या है दोस्तों? संघीय विशेषता है। और एक क्या है दोस्तों? गैर संघीय विशेषता है। गैर संघीय विशेषता, गैर संघीय विशेषता, ये दो विशेषता है। ये किसकी विशेषता है दोस्तों? ये भारत के संविधान की विशेषता है। अब भारत के संविधान की कैसे विशेषता है दोस्तों? कि भाई संघीय विशेषता में क्या क्या ऐसी चीजें हैं अपने संविधान के अंदर, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिससे हमें लगता है कि भारत का संविधान संघीय है, और कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारत के संविधान के अंदर जिससे हमें लगता है कि भारत के संविधान के अंदर क्या है दोस्तों? गैर संघीय विशेषता है। अब इसके बारे में हम दोनों विस्तृत तौर पर चर्चा करते हैं इन दोनों के बारे में। देखो, संघीय विशेषता कैसे है दोस्तों? कि भारत के अंदर क्या बनती है दोस्तों? दो सरकारें बनती है। दो सरकारें कैसे? कि एक तो राज्य सरकार बनती है और एक केंद्र सरकार बनती है। तो ये किसका लक्षण है दोस्तों? संघीय सरकार का। और क्या लक्षण है दोस्तों? कि भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन कर रखा है कि राज्य सरकार की ये शक्तियां हैं और केंद्र सरकार की ये शक्तियां हैं। तो दूसरा क्या है दोस्तों? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। अब देखो दोस्तों, तीसरी विशेषता क्या है दोस्तों? तीसरी विशेषता क्या है कि संघीय विशेषता है अपना क्या है दोस्तों? लिखित संविधान। क्या है दोस्तों? लिखित संविधान। तीसरा क्या है दोस्त? चौथा क्या है दोस्तों? कि और अपने संविधान में ऐसी क्या विशेषता है दोस्तों? कि संविधान की सर्वोच्चता है हमारे भारत में। क्या है दोस्तों? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। और क्या है दोस्तों? पांचवी विशेषता क्या है दोस्तों? कि संविधान क्या है दोस्तों? कठोर है। हमारा संविधान क्या है दोस्तों? संविधान की कठोरता। क्या है दोस्तों? संविधान की कठोरता। ये कैसे है दोस्तों? क्या हमारे जो भारत का संविधान है उसके अंदर कोई संविधान संशोधन करना है तो जिसमें विशेष बहुमत चाहिए, कोई सा भी संविधान संशोधन कर रहे हो, अगर आपको ऐसा संविधान संशोधन कर रहे हो जिसमें राज्य के हित प्रभावित होते हैं, तो उसके लिए आपको भारत के आधे राज्यों से मतलब आधे राज्यों की विधानसभाओं से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी दोस्तों। तो क्या है हमारे देश के संविधान की कठोरता है। दो सरकारें हैं, शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, और स्वतंत्र न्यायपालिका है दोस्तों। क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या है दोस्तों? स्वतंत्र न्यायपालिका है। और कौन सी विशेषता है हमारे भारत में? संघीय विशेषता द्विसदनीय संसद, मतलब द्विसदनीय विशेषता, मतलब द्विसदनीय। हमारे भारत में क्या है दोस्तों? लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है दोस्तों। और भारत के अंदर देखो, केंद्र के अंदर लोकसभा है तो राज्यों के अंदर क्या है दोस्तों? विधान मंडल है दोस्तों। तो ये आपको संघीय विशेषताओं के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब गैर संघीय की विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। गैर संघीय कैसे है? कि हमारे भारत में क्या है दोस्तों? मजबूत केंद्र है। क्या है? मजबूत केंद्र। क्या है दोस्तों? मजबूत केंद्र है। और क्या है दोस्तों? राज्यों में किसकी, केंद्र सरकार किसकी नियुक्ति करती है? केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। क्या है दोस्तों? राज्यपाल की नियुक्ति। अब देखो, केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति अपने भारत के अंदर क्या है दोस्तों? एकल नागरिकता है। मतलब अगर आप राज्य में रहते हो तो राज्य की आपकी कोई नागरिकता नहीं है, पूरे भारत की एक ही नागरिकता मिलती है। वो कौन देती है दोस्तों? केंद्र सरकार। तो क्या है दोस्तों? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता।
अब देखो दोस्तों, अगर देश के अंदर कोई भी चीज ओल्ड सिचुएशन आती है, मतलब कोई भी समस्या होती है देश के अंदर, तो केंद्र सरकार क्या लगा देती है दोस्तों? आपातकाल। आपातकाल लगाते ही राज्य सरकार की शक्तियां किसके पास में चली जाती है दोस्तों? केंद्र सरकार के पास में। तो दूसरा क्या कहते हैं, और क्या विशेषता है दोस्तों? आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान क्या है दोस्तों? आपातकालीन प्रावधान। और हमारे केंद्र में और ऐसी ऐसी क्या विशेषता है दोस्तों, जो कि हमारे को गैर संघीय विशेषताओं से और संघीय विशेषताओं से अलग करता है दोस्तों? और देखो, केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान, एकल नागरिकता, मजबूत केंद्र, और क्या है दोस्तों? संविधान का लचीलापन। संविधान का लचीला संविधान का लचीलापन। अब देखो दोस्तों, क्या हमारे संविधान में आप क्या कर सकते हो? आसानी से संविधान संशोधन कर सकते हो, जिसमें क्या चाहिए हमारे को? साधारण बहुमत चाहिए दोस्तों। एक बार ये आपको समझ में आ गया होगा कि वे संघीय विशेषता कौन सी और गैर संघीय विशेषता कौन सी। एक बार आप इसको ऐसे कैसे लिख लो। इसके बाद में हम पहले संघीय विशेषताओं के बारे में लिखते हैं, उसके बाद में गैर संघीय विशेषताओं के बारे में लिखते हैं। एक बार जल्दी से लिख लो दोस्तों, मात्र कुछ सेकंड का समय है आपके पास में। देखो दोस्तों, एक दो विशेषता इसमें और लिख लो दोस्तों। एक तो एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत एकीकृत न्यायपालिका न्यायपालिका, और एक अखिल भारतीय सेवाएं। क्या है दोस्तों? अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से केंद्र सरकार क्या रखती है दोस्तों? राज्यों पर नियंत्रण रखती है। मतलब जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं दोस्तों राज्य के, चाहे कलेक्टर हो चाहे आईपीएस हो, इनकी नियुक्ति कहां से होती है दोस्तों? केंद्र सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। तो अखिल भारतीय सेवाएं। ये कौन सी विशेषता दोस्तों? गैर संघीय विशेषता है। मतलब ये मजबूत केंद्र की ओर इशारा कौन सी करती है? गैर संघीय विशेषताएं। और जो राज्य और केंद्र सरकार दोनों के मध्य की जो विशेषता है वो क्या है दोस्तों? संघीय विशेषता, जिसके अंदर क्या आता है? द्विसदनीय संसद आती है, संविधान की कठोरता आती है, दो सरकारें आती है, शक्तियों का विभाजन आता है। हमारे देश में क्या है दोस्तों? लिखित संविधान है। संविधान की क्या है दोस्तों? सर्वोच्चता है। स्वतंत्र क्या है? न्यायपालिका है। संविधान की क्या है दोस्तों? कठोरता है। ये एक बार लिखो आप जल्दी से, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं दोस्तों। जल्दी लिखो दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपने लिख लिया होगा। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। अब इसको हम थ्योरी के रूप में लिखेंगे। एक बार आपने समझ लिया, एक बार ऐसे लिखना है, एक बार थ्योरी के रूप में लिखना है दोस्तों, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे। एटलीस्ट आपको ये तो पता ही होना चाहिए दोस्तों कि हमारे भारत के संविधान की विशेषता क्या है। भाई देखो, संघीय विशेषता क्या है या गैर संघीय विशेषता क्या है, इसके बारे में आप जब तक जानोगे ही नहीं तो आप संविधान के बारे में आप समझ ही नहीं सकते दोस्तों। भाई आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि राज्यों के ऊपर केंद्र सरकार नियंत्रण कैसे रखती है। भाई अगर हमारे जैसे राज्य है, आप सोचो कि जगह जगह आपको छावनियां मिलती है, आर्मी की प्रेजेंट मिलती है हर कहीं, किसी शहर में या किसी राज्य में। आपने यूनियन टेरिटरी पढ़ा होगा कि भाई कहीं पे केंद्र शासित प्रदेश, इनको रखने की जरूरत क्या है? क्या उनको राज्य नहीं बनाया जा सकता? उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्तों, जो हम आने वाली क्लासों के अंदर समझेंगे। अभी हम इस वापस टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, किसके बारे में? संघीय विशेषताओं के बारे में। संघीय विशेषता, इसमें लिखना आरंभ करो दोस्तों, विशेषता। इसके बाद में हम गैर संघीय के बारे में लिखेंगे। दो सरकारें द्विसदनीय विशेषता, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान की सर्वोच्चता,
संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये लिखो दोस्तों। किसमें लिखना है? ये संघीय विशेषताओं में लिखना है। इसके बाद में हम गैर संघीय विशेषताओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जल्दी से लिखो दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपने लिख लिया होगा, या आप क्लास को रोक के लिख लेना दोस्तों। अब हम किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? गैर संघीय विशेषताओं के बारे में। गैर संघीय विशेषता कौन सी है दोस्तों हमारे संविधान की? अब देखो दोस्तों, मजबूत केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं, और कौन सी रहेगी दोस्तों? एकीकृत न्यायपालिका। क्या है दोस्तों? एकीकृत न्यायपालिका, संविधान का लचीलापन, संविधान का लचीलापन, ये लिखो दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। देखो गैर संघीय में क्या क्या है दोस्तों? मजबूत केंद्र है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति है दोस्तों, एकल नागरिकता है हमारे देश के अंदर, आपातकालीन प्रावधान है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एकीकृत न्यायपालिका है दोस्तों, संविधान का लचीलापन है। जल्दी से लिखो, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं दोस्तों। लिख लिया होगा दोस्तों। अब देखो, हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है दोस्तों? देखो स्वरूप में क्या है दोस्तों? स्वरूप में संघीय है। क्या है दोस्तों? भारत की व्यवस्था। लेकिन भावना में क्या है दोस्तों? एकात्मक है। क्या है दोस्तों? भावना में एकात्मक। और हम इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों? अर्ध संघीय। अर्ध संघीय। और क्या कह सकते हैं दोस्तों इसको?
अर्धसंघीय और सहकारी संघवाद कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं इसको? सहकारी संघवाद का मिश्रण। और क्या कह सकते हैं दोस्तों इसको? और कह सकते हैं दोस्तों इसको अर्धसंघवक संज्ञा। क्या दोस्तों? चलो ये बहुत है दोस्तों। स्वरूप में क्या है दोस्तों? ये संज्ञा है। और भावना में क्या है दोस्तों? एकात्मक है। और अर्धसंज्ञा है। सहकारी क्या है दोस्तों? संघवाद का मिश्रण है। एक बार लिखो, इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा गर्मी है दोस्तों आज, जल्दी लिखो दोस्तों, इसके बाद में आगे देखते हैं हम। लिख लिया होगा दोस्तों? अब देखो दोस्तों, आगे बात करते हैं हम अगली विशेषता के बारे में। अब देखो दोस्तों, सरकार का क्या पढ़ेंगे अब? अगली विशेषता क्या है दोस्तों? सरकार का संसदीय रूप। क्या है दोस्तों? सरकार का संसदीय संसदीय रूप। अब देखो दोस्तों, जब हमारे भारत का संविधान निर्माण हो रहा था ना दोस्तों, उस समय भारत के सामने दो बड़ी विशेषता थी। या तो आप अमेरिकी संविधान को संविधान की जो प्रणाली है उसको अपनाओ, या ब्रिटेन की संविधान की प्रणाली है उसको अपनाओ। लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सी प्रणाली को अपनाया दोस्तों? किसको? ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया, जिसके माध्यम से हमें क्या फायदा होता है दोस्तों? उसके अंदर क्या होता है दोस्तों? विधायी व कार्यपालिकाओं का जो शक्तियों का जो अंगों का समन्वय है दोस्तों, वो बेहतर मिलता है। तो हमें इसके अंदर इसकी क्या विशेषता है दोस्तों? देखो, भारतीय, इसमें लिखना आरंभ करो दोस्तों, भारतीय संविधान निर्माण करने वाले सदस्यों के सामने विश्व की दो व्यवस्था सामने थे। अब वो कौन सी है दोस्तों दो व्यवस्था? अब देखो, पहली है अमेरिकी शासन प्रणाली, और दूसरी कौन सी थी दोस्तों? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली। कौन सी है दोस्तों? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली। अब देखो, हमारे भारत वालों ने क्या किसको अपनाया? किंतु भारतीय सदस्यों द्वारा अमेरिकी शासन प्रणाली के स्थान पर अमेरिकी शासन प्रणाली के स्थान पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया। किसको अपनाया दोस्तों? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया। अब देखो, संसदीय प्रणाली में
विधायी विधायी जैसे विधायिका लिख लो दोस्तों, विधायिका के अंगों का समन्वय समन्वय कार्यपालिका कार्यपालिका के साथ होता है। अब देखो दोस्तों, जब भारत का संविधान का निर्माण हो रहा था तो भारतीय संसद के सामने दो विशेषता थी। कौन सी? एक तो अमेरिकी शासन प्रणाली थी और एक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली थी। लेकिन भारतीय जो सदस्य थे संविधान निर्माण परिषद के, उन्होंने कौन सी व्यवस्था को अपनाया? ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया। संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या है दोस्तों? विधायिका के अंगों के समन्वय में किसका रूप में शामिल होता है दोस्तों? कार्यपालिका का शामिल होता है। तो एक बार ये लिखो आप जल्दी से, इसके बाद में हम संसदीय विशेषताओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जल्दी लिखो एक बार। बहुत ज्यादा गर्मी है दोस्तों आज, लिखो एक बार जल्दी से। इसके बाद में हम संसदीय विशेषताओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों। दो व्यवस्था थी, ये सामने एक बार लिख लिया दोस्तों, इसको दोबारा मत लिखो। चलो दोस्तों, लिख लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं संसदीय विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? संसदीय विशेषताओं के बारे में। अब देखो दोस्तों, संसदीय विशेषताएं क्या क्या है दोस्तों? देखो, भारत की संसदीय विशेषताएं। अब देखो, पहली विशेषता क्या है दोस्तों? नाम मात्र वे वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति। ठीक है दोस्तों। दूसरी क्या है? बहुमत दल का शासन। किसका है दोस्तों? एक बार हम लिख लेते हैं, इसके बाद में हम समझते हैं दोस्तों। एक तीसरी क्या है दोस्तों? नेता के रूप में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री। कौन है दोस्तों? नेता के रूप में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री। चौथी क्या है दोस्तों? विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। क्या है दोस्तों? विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। विधायिका में कार्यपालिका की संयुक्त
जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? अब देखो संसदीय विशेषता क्या है दोस्तों, हमारे देश में क्या है दोस्तों, नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति। नाम मात्र किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे अपने भारत में जो भी काम होते हैं वो किसके नाम से होते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो राष्ट्रपति क्या है दोस्तों? नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति किसके पास में दोस्तों? राष्ट्रपति के पास में। और वही वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास में होती है दोस्तों? प्रधानमंत्री है उसके मंत्रिपरिषद में। वही हम राज्य के बारे में बात करें तो नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल। और वही वास्तविक रूप से शक्ति किसके पास में होती है दोस्तों? मुख्यमंत्री व उसके मंत्रिपरिषद के पास में। अब देखो दोस्तों संसद के अंदर जो शासन किसके पास में होता है दोस्तों? बहुमत दल के नेता के पास में होता है। जैसे हमारे भारत में लोकसभा की कितनी सीटें दोस्तों? 545। उसके अंदर कितनी सीटें आते ही उस दल को लोकसभा में बहुमत मिल जाएगा दोस्तों? 272, मतलब 272। जिसके पास में सीट होगी लोकसभा सदस्य, लोकसभा सांसद होगी, वो क्या बनाएगा दोस्तों? सरकार बनाएगा। हमारे देश में नेता के रूप में कौन होता है? देखो मुख्य रूप से जो केंद्र में जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। राज्य में होता है वो कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री होता है। वही हम विधायिका में किसकी सदस्यता होती है दोस्तों? मंत्रियों की सदस्यता ऑटोमेटिक होती है। मतलब जो विधायक होते हैं वो कार्यपालिका में भी होते हैं दोस्तों और विधायिका में होते हैं। विधायिका मतलब जो संसद के अंदर होते हैं। संसद में कैसे दोस्तों? जो विधि निर्माण करते हैं, जो विधि निर्माण करते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? वो उसके सदस्य भी होते हैं। कौन? मंत्री। क्योंकि मंत्री कौन बनता है दोस्तों? जो सांसद होता है दोस्तों। अब देखो विधायिका में कार्यपालिका की संयुक्त जिम्मेदारी, जो कार्यपालिका होती है दोस्तों वो ही विधायिका की जिम्मेदारी उठाती है। क्योंकि कार्यपालिका के अंदर कौन होता है दोस्तों? मंत्री व उसके जो प्रधानमंत्री व उसके सहायक मंत्री होते हैं। और वही क्या होता है दोस्तों? विधायिका के अंदर अपने मेंबर भी होते हैं। एक बार ये लिखो जल्दी से, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं दोस्तों। जल्दी लिखो इसको। लिखो दोस्तों जल्दी से। लिखो दोस्तों जल्दी लिखो। आशा करता हूं दोस्तों लिख लिया होगा अब आपने। अब देखते हैं हम दोस्तों आगे इसके अगली विशेषता क्या क्या है दोस्तों। हम पूरा विश्व के संविधान को लेते हुए कि भाई अमेरिका में क्या विशेषता है, भारत में क्या है, ब्रिटेन में क्या है और भारत ने किसकी कॉपी करी है, किन किन का समन्वय स्थापित करा दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करते हुए आगे चल रहे हैं। अब हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? न्यायिक सर्वोच्चता व संसदीय संप्रभुता का संयोग। यह हेडिंग लगानी है दोस्तों आपको। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें क्या सीन है दोस्तों। देखो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायिक सर्वोच्चता से ताल्लुक रखता है, वही ब्रिटेन संसदीय सर्वोच्चता से जुड़ा हुआ। कौन जुड़ा हुआ है दोस्तों? देखो
हम अगर बात करें दोस्तों न्यायिक सर्वोच्चता की, तो जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर क्या है दोस्तों, न्यायिक सर्वोच्चता है। मतलब अमेरिका के अंदर अगर हम बात करें कि भाई सबसे ऊपर कौन सी संस्था आती है दोस्तों, तो वहां के न्यायालय आते हैं, वहां की सर्वोच्च न्यायालय आती है। मतलब वहां पर कौन सी प्रणाली है दोस्तों, न्यायिक सर्वोच्चता की प्रणाली। भाई अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में सबसे ऊपर कौन सी संस्था आती है दोस्तों, संसद आती है। तो ब्रिटेन में कौन, ब्रिटेन किससे ताल्लुक रखता है दोस्तों, न्यायिक क्या संसदीय सर्वोच्चता से ताल्लुक रखता है। वही अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका किससे ताल्लुक रखता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय से, मतलब न्यायिक सर्वोच्चता से ताल्लुक रखता है दोस्तों। आप देखो संसद क्या कर सकती है दोस्तों, देखो संसद अपनी अपनी संविधान संसद अपनी संविधान अपने संविधान में संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान संशोधन के माध्यम से एक बड़े संविधान में संशोधन कर सकती है। देखो दोस्तों संसद अपने संविधान में संविधान संशोधन के माध्यम से एक बड़े संविधान में क्या कर सकती है दोस्तों, संविधान संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। एक बार लिखो जल्दी से, एक बड़े भाग में संशोधन कर सकती है। एक बड़े भाग, संविधान के बड़े भाग में दोस्तों, संविधान के बड़े भाग के संविधान के संशोधन के माध्यम से संविधान के लिखो दोस्तों, संविधान माध्यम से संविधान के एक बड़े भाग में संशोधन कर सकती है। संशोधन कर सकती है, ये लिखो दोस्तों। इसके बाद हम आगे देखते हैं, एक बार जल्दी से लिख लो इसको। आशा करता हूँ दोस्तों लिख लिया होगा आपने। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में। लिखो दोस्तों इसमें, भारतीय संविधान भारत के सभी नागरिकों
को को पूर्ण वयस्क मताधिकार मताधिकार प्रदान करता है। अब देखो दोस्तों, भारतीय संविधान भारत के सभी नागरिकों को क्या करता है दोस्तों, पूर्ण वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। तो इससे पहले क्या था दोस्तों, तो इससे पूर्व सीमित मताधिकार मताधिकार प्रदान था। ये सीमित मताधिकार कैसे था दोस्तों, कि आपके पास में या तो कोई उपाधि है या आप धनी वर्ग के लोग हो तो ही आपको मताधिकार देने का अवसर था दोस्तों। यह अंग्रेजों के समय बात थी। और फिर हमारे भारत के नागरिकों ने क्या करा दोस्तों, इससे पूर्व सीमित अधिकार मतलब सीमित अधिकार को तो कर दिया समाप्त और सभी भारत के नागरिकों को क्या दे दिया दोस्तों, पूर्ण अधिकार दे दिया। कौन से नागरिकों को दे दिया दोस्तों, देखो। और किस किस में वोट पूर्ण अधिकार दे सकते हैं दोस्तों, देखो एक बार अनुच्छेद ऐसे लिखो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में भारत की लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। किसके दोस्तों, भारत की लोकसभा के व राज्यसभाओं के चुनाव किसके आधार पर होंगे दोस्तों, वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। मतलब जिसकी भी आयु भारत में 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या 18 वर्ष से कम नहीं है, उसको क्या मिलेगा दोस्तों, बिना किसी भेदभाव के। देखो, जाति, लिंग, धर्म, नस्ल, किसी भी आपका वो साक्षरता, किसी भी बिना किसी भेदभाव के आपको मत देने का अधिकार होगा दोस्तों। एक बार लिखो, इसके बाद में हम अगली लाइन के बारे में लिखते हैं, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं दोस्तों। जल्दी से लिखो, भारतीय संविधान में सभी नागरिकों क्या है दोस्तों, पूर्ण मताधिकार प्रदान करता है। कौन करता है दोस्तों, भारत का संविधान करता है। इससे पूर्व हमारे पास में कौन सा अधिकार तो था दोस्तों, मत देने का सीमित अधिकार प्रदान था, मताधिकार हमारे पास में था दोस्तों। उसके बाद में क्या था दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में भारत की लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं में चुनाव किस आधार पर होंगे दोस्तों, वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। मतलब हम इसमें प्रत्येक रूप से क्या डालेंगे दोस्तों, अपना मत डालेंगे दोस्तों। ये लिखो एक बार जल्दी से, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। लिखो दोस्तों जल्दी से। लिखो दोस्तों जल्दी लिखो।
आशा करता हूँ दोस्तों आपने लिख लिया होगा। अब देखो इसमें एक और लाइन बच रही है, वो लिखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों के बारे में। अब देखो दोस्तों, भारत के वह सभी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से 18 वर्ष से कम नहीं है, उन सभी को जाति, नस्ल, धर्म, साक्षरता, धन, नस्ल, एक बार यहाँ और यहाँ लिंग लिख लेना दोस्तों, लिंग, धन के आधार पर बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है। अब देखो दोस्तों, भारत के वे सभी नागरिक जिसकी आयु क्या हो चुकी है दोस्तों, 18 वर्ष से पूर्ण हो चुकी है, उन सभी को क्या दोस्तों, जाति, लिंग, नस्ल, धर्म, साक्षरता और धन के आधार पर बिना किसी भेदभाव के क्या है दोस्तों, मत देने का अधिकार है। दोस्तों एक बार लिखो जल्दी से, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं दोस्तों अगले बिंदु के बारे में। लिखो दोस्तों जल्दी लिखो, इसके बाद में आगे देखते हैं हम। आशा करता हूँ दोस्तों लिख लिया होगा आपने। अब देखते हैं हम दोस्तों आगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार। अभी देखो दोस्तों, मौलिक अधिकार का क्या लोचा है। भारतीय संविधान के भाग 3 व अनुच्छेद कौन सा दोस्तों, 12 से 35 तक, 35 तक भारत के
भारत के सभी नागरिकों भारत के सभी नागरिकों को भारत के सभी नागरिकों को 6 मूल अधिकार देने की घोषणा करता है। क्या करता है दोस्तों? देखो, भारतीय संविधान के भाग 3 में वह अनुच्छेद कहां से कहां तक दोस्तों? 12 से 35 तक भारत के सभी नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए दोस्तों? 6 मूल अधिकार देने की घोषणा करते हैं दोस्तों। इससे पूर्व मतलब भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे दोस्तों? 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसको क्या बना दिया गया दोस्तों? विधिक अधिकार बना दिया। और कौन से अनुच्छेद में शामिल कर दिया दोस्तों? अनुच्छेद 300 के में शामिल कर दिया है दोस्तों। किसमें? अनुच्छेद 300 के में। अब देखो, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी दोस्तों? 7 थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन, ये से का मतलब है दोस्तों संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 300 के में शामिल किया गया दोस्तों। देखो, भारतीय संविधान के भाग 3 में वह अनुच्छेद कहां से दोस्तों? 12 से 35 तक भारत के सभी नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए दोस्तों? 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए। देखो, मूल अधिकारों की जो मूल संविधान, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था दोस्तों, उस समय कितनी संख्या थी? कितनी संख्या थी दोस्तों? 7 संख्या थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर दोस्तों उसको विधिक अधिकार बनाया गया। और कौन से अनुच्छेद में शामिल कर दिया दोस्तों? उसको 300 के में शामिल कर दिया दोस्तों। एक बार जल्दी से लिखो, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। जल्दी लिखो दोस्तों।
जल्दी लिखो दोस्तों, लिख लिया होगा दोस्तों अब तो। अब देखते हैं दोस्तों हम आगे। क्या मौलिक अधिकार कौन से है दोस्तों? अब देखो अधिकार कौन से दोस्तों, पहला कौन सा है दोस्तों? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से कहां तक है दोस्तों? अनुच्छेद 14 से 18 तक। कहां से कहां तक है दोस्तों? अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है दोस्तों? 19 से 22 तक। कहां से कहां तक है दोस्तों? अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कहां से कहां तक है दोस्तों? 23 से 24 तक। कहां से कहां तक है दोस्तों? 23 से 24 तक। चौथा है दोस्तों धार्मिक। चौथा है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है दोस्तों? 25 से 28 तक। कहां से कहां तक है दोस्तों? 25 से 28 तक। पांचवा कौन सा है दोस्तों? सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। ये कहां से कहां तक है दोस्तों? 29 से 30 तक। अब दो और बच के दोस्तों, एक बार इनको लिख लो, इसके बाद में हम दो और पे लिखेंगे। एक तो कौन? संपत्ति का अधिकार, उसको तो हटा दिया गया दोस्तों, उसको हम सिर्फ लिखेंगे कि भाई वो अनुच्छेद 31 में था, अब वर्तमान में अनुच्छेद 31 क्या है दोस्तों? खाली है। उसको कहां से हटा के कहां शिफ्ट कर दिया दोस्तों? अनुच्छेद 300 के में शामिल कर दिया। और किसको क्या बना दिया दोस्तों? विधिक अधिकार बना दिया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। और 32वां क्या है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जैसे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा दोस्तों? यह भारत के संविधान की क्या है दोस्तों? आत्मा है। किसे कहा गया दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। एक बार लिखो, हम भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ रहे हैं दोस्तों। अभी तो हम समानता का अधिकार के पूरे अनुच्छेद और इनके जितने भी सब अनुच्छेद उसके बारे में विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ये हमारे कम से कम जो भारत के मौलिक अधिकार है दोस्तों, कम से कम 10 दिन चलेंगे दोस्तों। इसका हम एक विस्तृत तौर पर अनुच्छेद करेंगे कि भाई युक्त प्रतिबंध कैसे है, हमारे को मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो इनमें कौन सी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है कि भाई हमारे मूल अधिकार तो हमारे को प्रदान कर दिए गए दोस्तों, लेकिन हम आप किस किस जगह इनका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। आपातकाल के समय हम कौन से मूल अधिकार हमारे बाधित होते हैं और कौन से बाधित नहीं होते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत तौर पे दोस्तों चर्चा करेंगे। एक बार ये लिखो आप जल्दी से, इसके बारे में बात करते हैं आगे। लिख लिया होगा दोस्तों। अब देखो आगे। छठा कौन सा था दोस्तों? संपत्ति का अधिकार। तू कहां से गया भाई? संपत्ति का अधिकार। ये कौन से अनुच्छेद में था दोस्तों? 31 में। इसे क्या कर दिया गया दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। अब ये किस में शामिल है दोस्तों? ये क्या है दोस्तों? विधिक अधिकार है। अब क्या है दोस्तों?
विधिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? 300 क में। किसमें है दोस्तों? 300 क में। और सातवां हमारा मूल अधिकार कौन सा है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 32 के अंदर है। इसे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा दोस्तों? बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। किसको कहा दोस्तों? अनुच्छेद 32 को। जिस अनुच्छेद 32 में क्या है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। देखो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है दोस्तों? 6 मौलिक अधिकार है। सातवें को जो छठा था दोस्तों संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया था दोस्तों। एक बार लिख लो जल्दी से, इसके बाद हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जल्दी लिखो दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपने लिख लिया होगा। अब देखो हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दोस्तों। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के। ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में पाए जाते हैं दोस्तों? भाग 4 में पाए जाते हैं दोस्तों। और अनुच्छेद 36 से 51 तक। कहाँ तक दोस्तों? 36 से 51 तक। इसका क्या है दोस्तों? देखो इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना व लोकतंत्र को बढ़ावा देना। ये किसका उद्देश्य है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। अब देखो ऑस्टिन ने इसके बारे में क्या कहा दोस्तों? किसने? ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा दोस्तों? आत्मा कहा। किसकी? संविधान की आत्मा का। दोस्तों ये कोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे कि ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व क्या कहा दोस्तों? संविधान की आत्मा का। किसने? ऑस्टिन ने। और भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा दोस्तों? अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा दोस्तों? प्रस्तावना को कहा। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखने, नहीं तो आप भूल जाओगे। एक बार लिख लो दोस्तों इसको जल्दी से। और हाँ एक और देखो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व क्या है दोस्तों? न्यायालय में चुनौती के नीति निर्देशक तत्वों को
तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मतलब ये जब राज्य के पास में जब संसाधन उपलब्ध होंगे दोस्तों, तब राज्य इसकी क्या करेगा दोस्तों, पालना करेगा। मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है उसकी क्या करेगा दोस्तों, स्थापना करेगा। जब तक राज्य के पास में इसकी क्या नहीं है दोस्तों, धन और इनका अभाव है, जब तक राज्य जरूरी नहीं है कि दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को स्थापित करे। एक बार आप लिखो जल्दी से, इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों। जल्दी से लिखो दोस्तों। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के कौन से संविधान के कौन से भाग में स्थित है दोस्तों, भाग 4 में स्थित है। अनुच्छेद कहां से कहां तक दोस्तों, 36 से लेके 51 तक दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और लोकतंत्र को क्या देना दोस्तों, बढ़ावा देना। ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा दोस्तों, संविधान की क्या कहा दोस्तों, आत्मा कहा। और नीति निर्देशक तत्वों को किसमें चुनौती नहीं दी जा सकती दोस्तों, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब ये वाद योग्य नहीं है दोस्तों, लिख लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं दोस्तों मौलिक कर्तव्य के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में दोस्तों, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के कौन से भाग में है दोस्तों, भाग 4 के में। अब देखो भाग 4 के में क्या है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य। और अनुच्छेद 51 के में है, क्या है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कि अब वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितनी है दोस्तों, 11 है। अब देखो दोस्तों, 10 मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। कितने जोड़े गए दोस्तों, 10। अब देखो 10 मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। कौन से दोस्तों, 10 मौलिक कर्तव्य। और 11वां मौलिक कर्तव्य देखो दोस्तों, 11वां
मौलिक कर्तव्य 86 वे संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य था क्या दोस्तों? देखो, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना। कौन से बच्चों को दोस्तों? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या देना दोस्तों? अनिवार्य शिक्षा देना। ये किसका फर्ज है दोस्तों? माता पिता का फर्ज है। अब देखो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य क्या है? देखो, भारत के संविधान के कौन से भाग में है दोस्तों मौलिक कर्तव्य? भाग 4 के में है। अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? 51 के अनुच्छेद के अंदर क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। और 10 मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर जोड़े गए। और ये कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। वही अगर हम 11 मौलिक कर्तव्यों की बात करें, 11वें मौलिक कर्तव्य की, तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया दोस्तों? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया दोस्तों। और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या करती दोस्तों? अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था दोस्तों। किसमें? 11वें मौलिक कर्तव्य में दोस्तों। लिखो जल्दी से, इसके बाद में आगे बात करते हैं दोस्तों। जल्दी से लिखो दोस्तों, इसके बाद में आगे देखते हैं हम। लिखो दोस्तों, जल्दी लिखो। लिख लिया होगा दोस्तों अब तो। अब बात करते हैं हम आगे। नहीं तो आप वीडियो को रोक के लिख लेना दोस्तों। अब हम किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? एकीकृत व। अब देखो दोस्तों, भारत के संविधान में एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ संविधान की सर्वोच्चता
स्थापित की गई है। अब देखो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है तथा संविधान का संरक्षक भी है। कौन है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट। अब देखो दोस्तों, भारत के संविधान में कौन सी व्यवस्था है दोस्तों? एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है, जिसके साथ साथ में हमने क्या स्थापित करा है दोस्तों? संविधान की सर्वोच्चता को भी स्थापित करा है। और सर्वोच्च न्यायालय भारत के नागरिकों की मौलिक अधिकारों की क्या करता है दोस्तों? रक्षा करता है। वही अगर हम बात करें कि संविधान का संरक्षक या रक्षक किसे कहा जाता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे वर्डिक्ट दिए हैं दोस्तों कि अगर आपने संविधान संशोधन करा है और वो न्याय संगत नहीं है, मतलब वो विधि के अकॉर्डिंग नहीं किया गया है, जिससे संविधान के मूल ढांचे को कुछ भी अगर आपने उसमें परिवर्तित करने की कोशिश करी है, तो दोस्तों उस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है दोस्तों? रद्द कर देती है। तो इसके माध्यम से हमें क्या पता चलता है कि संविधान ही सर्वोच्च है दोस्तों। और संविधान की सर्वोच्चता स्थापित कौन करता है दोस्तों? ये करती है सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट अपने बार बार जो भी ये वर्डिक्ट देती है, आपको पता है, उनके माध्यम से ये संविधान की व्याख्या करती रहती है। मतलब कि भाई संविधान का मूल ढांचा क्या है, ये कौन बताएगा दोस्तों? ये बताएगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपने जितने भी फैसले देती है उसके अंदर धीरे धीरे संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या करती रहती है दोस्तों। ये लिखो एक बार। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों एकीकृत न्यायपालिका कैसे है, इसके बारे में देखते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों। जल्दी लिखो इसके बारे में। लिखो दोस्तों जल्दी से। आशा करता हूं दोस्तों लिख लिया होगा अब आपने। अब देखो दोस्तों एकीकृत न्यायपालिका कैसे है दोस्तों। सबसे पहले क्या आते हैं दोस्तों? अधीनस्थ जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। इसके ऊपर कौन आता है दोस्तों? उच्च न्यायालय। राज्य के उच्च न्यायालय लिख लो दोस्तों। राज्य के उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ये क्या हो गया दोस्तों? हाई कोर्ट। और फिर क्या आता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय। देखो दोस्तों इसको एक बार एज इट इज ऐसे कैसे लिखना है, इसके बाद में आगे बात करते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले अगर हम कोर्ट की बात करें तो क्या आते हैं दोस्तों? अधीनस्थ न्यायालय। कौन सा होता है दोस्तों? जिला न्यायालय। इसके ऊपर कौन आता है दोस्तों? हाई कोर्ट। ये क्या होता है दोस्तों? राज्य के उच्च न्यायालय। इसके ऊपर कौन आता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। एज इट इज ऐसे कैसे आप बना लो एक बार। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों।
आशा करता हूँ दोस्तों लिख लिया होगा अब आपने। अब देखते हैं दोस्तों हम आगे। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राज्य के बारे में बात करेंगे हम। किसके बारे में दोस्तों? पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष शब्द को, शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 में 1976 में जोड़ा गया। इसको इसलिए जोड़ा गया, जोड़ा गया ताकि किसी भी धर्म के साथ भेदभाव ना हो, अर्थात सभी धर्मों को, सभी धर्म को बढ़ावा मिल सके। अब देखो दोस्तों, पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है दोस्तों? देखो, पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया दोस्तों। इसको किस लिए जोड़ा गया? ताकि किसी भी धर्म को यह नहीं लगे कि उसके साथ में क्या हो रहा है दोस्तों, भेदभाव हो रहा है और तभी सभी धर्मों को क्या मिल सके दोस्तों, सामूहिक रूप से बढ़ावा मिल सके दोस्तों। एक बार लिखो जल्दी से, इसके बाद में आगे बात करते हैं हम। लिख लिया होगा दोस्तों, जल्दी से लिख लो एक बार। देखो दोस्तों, पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था दोस्तों। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ने का मुख्य अर्थ क्या था दोस्तों, कि क्यों जोड़ा गया इसको? ताकि कोई भी धर्म अपने आप में भेदभाव की स्थिति को ना महसूस कर सके और सभी धर्मों को क्या मिल सके दोस्तों, बढ़ावा मिल सके। यह हो गया अपना पंथ निरपेक्ष राज्य दोस्तों। अब हम बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों? सहकारी समितियों के बारे में। सहकारी समितियां। अब देखो दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक
तत्व के अनुसार अनुसार सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ये कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 43B में। किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 43B में। अब देखो 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक मान्यता मिली। किसको मिली दोस्तों? सहकारी समिति को संवैधानिक मान्यता कौन से संविधान संशोधन के तहत मिली दोस्तों? 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत मिली दोस्तों। सहकारी समितियां देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार सहकारी समितियों को क्या देना चाहिए दोस्तों? बढ़ावा देना है ये। और सहकारी समितियां भारतीय अनुच्छेद संविधान के कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? 43B में है। 97वें संविधान संशोधन 2001 के तहत सहकारी समितियों को क्या दिया गया दोस्तों? संवैधानिक मान्यता दी गई या संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों। जल्दी से लिखो इसको, इसके बाद में हम आगे देखते हैं दोस्तों। लिखो दोस्तों, जल्दी से लिखो। आशा करता हूं दोस्तों लिख लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके आगे। अब हम किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता क्या है दोस्तों? इसके बारे में देखते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे वे किसी भी राज्य का है, भारत का नागरिक होगा। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है दोस्तों? अनुच्छेद 5 में। किस में लिखा हुआ है दोस्तों? अनुच्छेद 5 में। अब देखो दोस्तों, भारत व कनाडा में क्या है दोस्तों? में एकल नागरिकता है। किस में दोस्तों? भारत व कनाडा में। और वही अगर हम अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया
में क्या है दोस्तों, दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता। ये किस में है दोस्तों, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया। अब देखो दोस्तों, एकल नागरिकता कहते किसे है दोस्तों,